नमस्कार दोस्तों, मैं उपकार गोंड मिनी संसद के माध्यम से आप देशवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसे विषय पे, एक ऐसी जगह आए हुए हैं, शैडो कैबिनेट, जो ऑल इंडिया ओवर सोशल नेटवर्किंग पे काम करता है और बहुत ही मतलब मजबूती के साथ ये एनजीओ काम कर रही है। और तरह तरह के, हर तरह के जो भी शोषण है, या तो ट्रैफिक का है, प्रदूषण का है, गली है, मोहल्ला है, किसी भी तरह का जो भी वो होता है प्रोसीजर, हम यहाँ पे आने से क्या ना सारी समस्याएं वो सॉल्व होती हैं। और आज हमारे साथ हैं नवीन भाई, जो अभी प्रदूषण पे और आनंद पर्वत जो गए थे और वहाँ पे क्या इन्होंने किया, अभी इनसे जानेंगे। नवीन भाई नमस्कार। नमस्ते जी। आपने जो आनंद पर्वत पे गए थे और वहाँ पे आपका जायजा जो लिया, वो क्या था, क्या अनुभव रहा? हाँ जी, वहाँ पर इंडी स्टेडियम में बहुत ज़्यादा गंद है। वहाँ केमिकल तेजाब का, पाउडर कोटिंग का बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का काम है। वहाँ कोई सुनवाई नहीं करके राजी। वहाँ के प्रधान पैसा खा जाते हैं और वहाँ कुछ काम नहीं करा के राजी। वो कह रहे थे डीपीसी वाले को हमने 2.5 करोड़ दे दिए, ना उन्होंने कुछ बिल दिया अभी तक और ना कुछ वो करा। वहाँ से कम 20 करोड़ रुपये उन्होंने फैक्ट्री वालों से लिया। नहीं, वहाँ पे जो सीवर वर का भी कोई ऐसी अभी कुछ भी नहीं करा उन्होंने। वहाँ पर हर गली में जाके देखो कितना गंद है। एक एक गली के अंदर जाके इतना गंद मचा रखा है। कोई भी प्रधान वो नहीं है। और वहाँ पर पर्चियाँ काटते हैं, 500-500 रुपये एक एक फैक्ट्री से लेते हैं हर महीने। हम बात करेंगे सेवा योगी जी से, जो शैडो कैबिनेट के जो चेयरमैन साहब हैं। तो आइए सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आप इस विषय में थोड़ा अनुभव आपका क्या है सर, और आप क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में? सर, मेरा अनुभव ये है कि जनता जब जब शिकायत करती है इन अथॉरिटियों से, सरकारी एजेंसियों से, तो सरकारी अधिकारी जो बैठे हैं, जो एक मकड़ जाल बना के बैठे हैं, नेता, अधिकारी, कर्मचारी, ये जो एक मकड़ जाल बना के बैठे हुए हैं, उस मकड़ जाल के तहत इन शिकायतों को, जन शिकायतों को, ये अतिरिक्त आमदनी का साधन बना बैठते हैं। और अतिरिक्त आमदनी का साधन बनाकर अगर आप किसी की कंप्लेंट कोई आम जनता अगर करती है, तो मैं कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ कि जैसे कि अभी लाल बहादुर शास्त्री में एक लड़की थी पूजा, जो कि अभी 18 साल की हुई थी। हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं सर? हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं, कि अभी अभी वो 18 साल की हुई थी और वो किसी कारण से वो तबीयत उसकी ख़राब हुई और उसने जाके 1 अक्टूबर को वहाँ एडमिशन लिया ओपीडी में, और ओपीडी में जाके एडमिशन लेके और वो भर्ती करना पड़ा। जब भर्ती कर दिया हो गया तो उसको ब्लड मंगाया गया। उसके घर वाले, उसके पिताजी नहीं थे, तो उसके छोटा भाई था 16 साल का, उसकी मम्मी थी जो कि अनपढ़ थी, वो लड़की भी ज़्यादा पढ़ी हुई लिखी हुई नहीं थी। तो उसकी जब शिकायत हमने शैडो कैबिनेट के माध्यम से की, तो उल्टा आज ये समझिए कि पिछले 17 तारीख को हमारे पास मेल आई कि हम पूजा लड़की जो 18 साल की हुई है, उसके अगेंस्ट में हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। जबकि मेरा इनसे कहना ये है कि आप उस बेचारी लड़की को, जिसने अभी उसका फ्यूचर भी नहीं बना है और ना ही उसने अभी तक एक भी बार 18 साल की होने के बाद कोई वोट का प्रयोग किया है, उसके ऊपर आप मुकदमा मानहानि का किस तरीके से करेंगे? इसका मतलब तो ये दहशत आप फैला रहे हैं कि अगर आपके बारे में अगर कोई शिकायत करता है आपके कार्य क्रियाकलापों की और आपके भ्रष्टाचार की या आपके किसी अनियमितताओं की, तो आप जनता को इस तरीके से डराएंगे? नहीं सर, मैंने बीच में सुना था कि आपको बुलाया गया था स्प्लिटिंग वहाँ पे। मेरे को बुलाया गया था, 12 तारीख को मैं गया था, 12 दिसंबर को मैं गया था। मेरे को मेल डाली गई थी और उन्होंने जो, एक तो डॉक्टर जितेंद्र कुशवाहा जी वहाँ से सस्पेंड कर दिए गए थे और इसी शिकायत के चलते हुए। दूसरे जो डिप्टी एमएस आए थे, मिस्टर आईपी सिंह, उन्होंने मेरे से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। तो जब उनका फ़ोन आया था तो मैंने कहा कि साहब मैं ऐसे नहीं आऊँगा, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, आई डोंट नो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम आपको मेल डाल देते हैं। उन्होंने मेल डाली और मैं जब मिलने गया तो उन्होंने बड़ी मेरी से अभद्रता से उन्होंने व्यवहार किया, जिसकी शिकायत मैंने ऊपर तक सीएम साहब को, एलजी साहब को, इन लोगों को की। तो इन्होंने क्या किया, इनसे मैंने कहा था कि साहब आपने जो जांच पड़ताल की थी और डॉक्टर साहब को जो निकाला गया है वो किस रिगार्डिंग निकाला है, उसकी एक रिपोर्ट हमें भी दे दें। तो
तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप आरटीआई से ले लेना, आप कोर्ट चले जाइए, तो इस तरीके की बातें जब की और वो मैंने एज इट इज़ जब आगे बताई उनको, तो मालूम पड़ा कि मेरे को 17 तारीख को इन्होंने 16 तारीख को एक रिपोर्ट बनाई और 17 तारीख को मेरी मेल पे वो रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट में लिखा गया कि हम पूजा के नाम से हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। सर एक सफदरजंग का भी आपके पास केस आया था कि वो सफदरजंग का भी एक केस ऐसा आया था। एक माताजी थी जो करीब 70-72 साल की हैं और वो शायद एटा से आए थे और एटा से आके उनके लड़के ने यहाँ पे इनको भर्ती कराया था। तो वो एसएसबी में जो बिल्डिंग है इनकी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। तो जिस समय वो उसको अंदर लेके गए थे तो परिवार वालों से मिलना बंद करा दिया था उन्होंने। फिर उनके पास जो सोने की चूड़ियाँ थी और एक मोबाइल था जो एंड्रॉयड मोबाइल था, उसको ले इन्होंने कर्मचारियों ने या डॉक्टरों ने या वहाँ के जो सेवक हैं हॉस्पिटल के, उन्होंने उनको ले लिया और लेके जमा कर लिया। लेकिन जब वापस देने की बारी आई तो उनके लड़के को उन्होंने वो पीतल की चूड़ियाँ 2 ली थी और 3 देने लगे। तो लड़के ने कहा कि भाई ये चूड़ियाँ तो हमारी नहीं है, ना हमारी माताजी की है और ये तो पीतल की है। आप सोने की चूड़ियाँ जो हमारी दो थी करीब 2 तोले की, वो आप हमें दीजिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं यही चूड़ियाँ हैं, आप इनको लो और इधर रिसीविंग करो। तो वो लड़का बेचारा उनका सीधा था, उन्होंने वो रिसीविंग कर ली। जब उनकी बड़े भाई से बात हुई तो बड़े भाई ने जाके वहाँ पे उस रिसीविंग को कैंसिल कराया। आप रजिस्टर को देखा जा सकता है। मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन जो कैबिनेट मंत्री हैं हमारे केंद्र सरकार जिनके अंतर्गत में ये हॉस्पिटल आता है, मैंने उनसे कहा है कि आप उस रजिस्टर को भी देखें कि जिसमें उन्होंने रिसीविंग कराने के बाद उसको कैंसिल किया है। तो इस तरीके की जो अनियमितताएं चल रही हैं, जनता मतलब शिकायत नहीं कर सकती है, जनता के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक शर्मनाक बात है हमारे नेताओं के लिए, हमारे मंत्रियों के लिए और हमारे अधिकारियों के लिए भी। क्योंकि आफ्टर ऑल ये सेवक बन के आते हैं जनता से इलेक्शन में या वैसे, ये सेवक बन के आते हैं और ये मालिक बन जाते हैं। ये सर तो इसको हम क्या मकड़ जाल कहें क्या? ये बिल्कुल मकड़ जाल है और मकड़ जाल की तरह है कि जनता को ये जरा भी रेस्पॉन्स नहीं देते। जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री बार बार कितने बार कह चुके हैं अपनी बातों में, अपने भाषणों में, मन की बात जो करते हैं बातों में उसमें भी कह चुके हैं और कई जो अधिवेशन करते हैं, जो मीटिंगें करते हैं, उनमें भी वो कह चुके हैं। सांसदों से भी कह चुके हैं कि सांसदों आप जनसेवक बनो, आप जनता से सीधे संवाद करो, अननोन फ़ोन उठाओ, लेकिन इन लोगों के जूं नहीं रहते। और मैं इनको बराबर शैडो कैबिनेट के माध्यम से बताता भी रहता हूं। और इसी कड़ी में जब मैंने गौतम गंभीर जी को कुछ चीज़ें बताई और वहाँ की शिकायतें जो इलाके की तो उन्होंने मेरे मोबाइल को ब्लॉक कर दिया। और जब मैं मोबाइल ब्लॉक किया, मैं व्हाट्सएप पे गया तो व्हाट्सएप भी मेरा ब्लॉक पाया गया। तो मैंने फिर उनको मेल डालना चालू किया कि महाराज आप इसको भी ब्लॉक कर दो, क्योंकि तुम्हारे बस की बात तो है नहीं, तुमने तो मोदी करके रोटी कमाने आए हो, आपके पास कोई कमी तो थी नहीं। लेकिन फिर भी पता नहीं आपको ऐसा क्या राजनीति का चस्का लगा जो आप टिकट को खरीद के बीजेपी की और आप यहाँ खड़े हो गए और जनता को गुमराह करने के लिए आप यहाँ आ चुके हैं। आप ना आप अपने इलाके में जाते हैं, ना आप जन समस्याओं से जुड़ते हैं, ना आप ऐसा कोई काम करते हैं। तो ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी सर अभी उनका एक स्टॉल चल रहा है 1 रुपये थाली वाला, कि 1 रुपये में आप भरपेट खाना जो है हमारी दिल्ली खाएगी गरीब। आप देखिए ना वो कितने दिन चलता है। मैं तो कहता हूँ वो 1 रुपया भी क्यों ले रहे हैं, ना लेना। 1 रुपये किस लिए ले रहे हैं? ये दिखाने के लिए कि जब हम 1 रुपये में थाली दे रहे हैं। अरे आप ये कहिए ना कि हम फ्री में थाली दे रहे हैं, आप फ्री में करके दिखाइए ना। मेरे को पता है कि जिस समय मैंने यमुना खादर में सर काफी मैंने नाम सुना था कि जो है शैडो कैबिनेट खाने का स्टार्टिंग किया था, दिल्ली सरकार के खाने की स्टार्टिंग की थी, तो इन्होंने कितने बहाने बनाए थे कि नहीं साहब ये तो दिल्ली सरकार की व्यवस्था है और यहाँ तो केवल स्कूलों में ही होगी, यहाँ कोई स्कूल नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो हमने फिर हमारे जो MLA हैं यहाँ के अभय वर्मा जी, उनका भी हमने सहारा लिया। सहारा लेके हमने
जिस तरीके से हमने मेहनत करके 1 हफ्ता लगा था हमें उपकार जी उस काम को चालू कराने के लिए। उसी तरीके से आज एमसीडी देखिए आप कि एमसीडी में किसी शिकायत को, जन शिकायत को एमसीडी में भी इस तरीके से, पहले तो शुरुआत में तो ये क्या करते हैं कि जो जांच अधिकारी हैं वो एकदम से 1 जांच हुई, 2 जांच हुई, 3 जांच हुई, 4 जांच हुई, और जांच कर करके वो इतना प्रेशर बना देते हैं और फिर अपना रेट बढ़ाते हैं, और रेट बढ़ा के उससे जिसकी शिकायत है, जिसकी शिकायत की गई है उससे मोटा पैसा लेके और ये फिर शिकायत को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं और शिकायत को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन हमने जेपी नड्डा जी को भी दी है, हमने अमित शाह जी को भी दी है कि अगर एमसीडी में इस तरीके से जन शिकायतों को अतिरिक्त आमदनी का साधन अगर ये अधिकारी लोग बनाएंगे तो आगे आने वाला जो 2022 का चुनाव है वो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो हमारे किसान भाई अगले 2-3 महीने से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो कहाँ तक लाजमी है इनका? देखिए सर, लाजमी तो ये है कि एक्चुअल में इन लोगों को इतना अड़के नहीं बैठना चाहिए, इनको शुरू के शब्द अपने याद करने चाहिए। मैं आपको याद दिलाऊं, जिस समय ये 26 नवंबर को जब पंजाब से चले थे तो ये चले थे कि हम दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली बॉर्डर पे इनको रोका गया और 2-3 दिन तक वो बॉर्डर पे ही बैठे रहे। उसके बाद हरियाणा से भी, यूपी से भी, चारों तरफ से दिल्ली को घेरा गया। जब घेरा गया तो थोड़ी सी सत्ताधारी जो हमारे केंद्र सरकार है उसने इनको कहा बराड़ी मैदान में आके आप बैठ जाइए और बैठ जाके वहाँ पे आप जो भी करना है आप करिए। लेकिन जब इनको आमंत्रित कर दिया गया तो इन लोगों की जो इनके दिमागों में जो महत्वाकांक्षाएं थी वहाँ के यूनियन के नेताओं की, वो इनकी बड़बड़ाने लगी। जैसे आग जब बुझती है तो थोड़ी सी बड़बड़ाती है, उस तरीके से बड़बड़ाने लगी, क्योंकि इनको लगा कि भाई अगर हम बराड़ी में चले गए तो हमारी तो पहचान ख़त्म हो जाएगी कि हम कौन सी यूनियन से हैं, हम कहाँ से यूनियन से हैं, हम हमारे साथ कितने लोग आए हुए हैं, वो पहचान ख़त्म हो जाएगी। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम बराड़ी में नहीं जाएंगे और हम तो अपने अपने बॉर्डरों पे ही बैठे रहेंगे। और फिर वहाँ से बस आवाज़ लगाने लगे कि सरकार हमसे बात करे। वो राजस्थान वाले कहें सरकार हमसे, हमारे बॉर्डर पे आके बात करे। यूपी गाजीपुर वाले कहने लगे सरकार हमसे आके बात करे। तो सरकार किस किस से बात करेगी? अरे आप लोग सारे किसान हैं तो आप किसान एक जगह इकट्ठा होके और एक अपनी कमेटी बना के एक अपना जो निश्चित करके कि भाई 10 आदमी कमेटी में है या 15 आदमी है या 50 आदमी है, कमेटी बना के और फिर सरकार के पास अगर जाते तो शायद वो मामला अब तक सुलझ जाता। सर, मैं ये थोड़ा कहना चाहूँगा कि मोदी जी के लिए आप क्या एडवाइस क्या देना चाहेंगे कि इस चीज़ को कैसे वो हैंडल करें, और थोड़ा सा कुछ मोदी जी से तो मैं यही कहूँगा, हालांकि वो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, और मोदी जी से मैं यही कहूँगा कि मोदी जी अपनी पार्टी के अलावा, विपक्ष की नहीं कहता मैं, पार्टी के अलावा जो समाज सेवक हैं और जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो समाज के लिए हर समय कार्य करते हैं, ऐसे लोगों से ज़रूर विचार विमर्श करते रहना चाहिए। हर मुद्दे पर जो जन समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उनके लिए उनसे वार्तालाप करते रहना चाहिए। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक छोटा सा वीडियो डाला था और मोदी जी से मैंने यही प्रार्थना की थी कि मोदी जी, ज़रूरी नहीं है कि आपकी पार्टी का कोई समर्थक हो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी पार्टी का कोई गुलाम हो, ज़रूरी नहीं है कि पार्टी का वो नेता ही हो। आप किसी भी आम आदमी को आप बुला के उससे राय मशवरा ले सकते हैं। और जो सक्रिय है ऑलरेडी, आप सोशल मीडिया पे, आपकी भी तो आईटी सेल है, आप सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को छांट है ना, आपके भी तो ऐसे कुछ एक ऐसी टीम बनाइए ना जो जनता से ऐसे बंदों को उठाए जो जनता के लिए सोचते हैं, जो देश के लिए सोचते हैं। आप ऐसे लोगों को उठा के और अपने यहाँ उनको प्राथमिकता दें, और प्राथमिकता दे के जो भी जन समस्याएं आप सॉल्यूशन करते हैं, जैसे किसान बिल आप लाए या और भी जो बिल लाते हैं, आप उन पर चर्चा ज़रूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। कैमरामैन राघव के साथ उपकार गोंड, मिनी संसद।